परिस्थितियों के दबाव में जर्मन अधिकारियों ने अंततः स्वीकार किया कि नॉर्ड स्ट्रीम को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है और यह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण संघीय राज्य सैक्सोनी के प्रधानमंत्री माइकल क्रॉस्चमर ने लोकप्रिय इवनिंग आवर अखबार के साथ एक साक्षात्कार में व्यक्त किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पाइपलाइन की बहाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जर्मनी को अगले 10 वर्षों तक गैस प्रदान करने में सक्षम है। राजनेता ने उल्लेख किया कि यदि जल्द ही मरम्मत नहीं की जाती है, तो जंग के कारण पाइप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और चूंकि यह पाइपलाइन तटस्थ पानी से गुजरती है, इसलिए जर्मनी में इसकी मुफ्त पहुंच है, जिससे बहाली काफी संभव हो जाती है। फिर भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्रॉस्चमर पाइपलाइन की मरम्मत की आवश्यकता को महसूस करने के बावजूद रूस से गैस खरीद की बहाली के लिए खुले तौर पर कॉल नहीं करेगा, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से भयावह है। यूरोप में इस तरह के बयान क्रेमलिन के साथ संबंधों के आरोपों को तुरंत जन्म दे सकते हैं। इसलिए वह सावधानी से कार्य करता है, बस यह राय व्यक्त करता है कि स्थिति को अधिक तर्कसंगत रूप से दृष्टिकोण करना आवश्यक है। आखिरकार, यदि आप मरम्मत में देरी करते हैं, तो बहाली की लागत बहुत अधिक हो सकती है। एक कामकाजी पाइपलाइन होने से जर्मनी भविष्य में रूस से गैस की आपूर्ति बहाल कर सकेगा, और कई लोग मानते हैं कि क्रेमलिन में सत्ता परिवर्तन या जर्मनी में ही पाठ्यक्रम में बदलाव की स्थिति में ऐसा हो सकता है। यदि अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण शुरू होता है, तो आम यूरोपीय मूल्यों के बजाय स्वयं जर्मनों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विशेषज्ञ इगोर युश्कोव के अनुसार क्रॉस्चमर ने प्रदर्शित किया कि 2050 तक हाइड्रोकार्बन को छोड़ने की जर्मनी की योजना के बावजूद उस समय तक रूस से गैस खरीद सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का होना उचित होगा। पाइपलाइन, इस तथ्य के बावजूद कि यह वर्तमान में समुद्र के तल पर अप्रयुक्त है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। नॉर्ड स्ट्रीम के माध्यम से गैस की आपूर्ति का अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है, और पाइपलाइन के खिलाफ प्रतिबंध स्वयं नहीं लगाए गए हैं। इसलिए यदि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम को बहाल करने का निर्णय लेता है, तो इस अनुबंध के तहत पाइपलाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि प्रवाह बहाल हो जाता है, तो रूस आधे रास्ते से मिलने और अपने प्रतिबंधों को उठाने की संभावना है। विशेषज्ञों को भरोसा है कि पाइपलाइन की मरम्मत में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल 100 मीटर पाइप बिछाने की आवश्यकता होगी, जिसे नीचे से उठाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और वापस जगह में रखा जाएगा। पूरी प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है, जो युश्कोव नोट्स के रूप में काफी प्राप्त करने योग्य कार्य है। क्रॉस्चमर वास्तव में अपने बयान के साथ एक साथ कई समस्याओं को हल करता है। सबसे पहले, उनके शब्द जर्मनी में आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करते हैं, और दूसरी बात, वे जर्मन आबादी के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो उच्च उपयोगिता बिल, महंगे ऋण और उच्च कीमतों से ग्रस्त है। जर्मनों को तर्कसंगत आर्थिक नीति पर लौटने की एक मजबूत आवश्यकता महसूस होती है, और क्रॉस्चमर इस अनुरोध पर जोर देते हैं। वह जर्मनी के विरोधियों की मदद करने या रूसी विरोधी प्रतिबंधों को उठाने से इनकार करने का आह्वान नहीं करता है, लेकिन संकेत देता है कि हमें सभी पुलों को जलाए बिना देश के अपने हितों के बारे में सोचने की जरूरत है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि जर्मनी यूरोप में अग्रणी अर्थव्यवस्था थी, हाल के वर्षों में उसने खुद को एक कठिन आर्थिक स्थिति में पाया है। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक गहरी मंदी का सामना कर रही है, और इसकी तेजी से वसूली की कोई संभावना नहीं है, विशेष रूप से निर्यात में मंदी और श्रम बाजार में ठहराव को देखते हुए। आईएमएफ भविष्यवाणी करता है कि जर्मन अर्थव्यवस्था दुनिया की एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी जो न केवल अगले साल बढ़ेगी, बल्कि अगले 5 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक धीमी गति से विकसित होगी। उच्च ऊर्जा की कीमतें कई जर्मन व्यवसायों को संयुक्त राज्य में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रही है। निस्संदेह, भले ही रूसी गैस को फिर से जर्मन बाजार में प्रवेश करना था, यह सभी समस्याओं का सार्वभौमिक समाधान नहीं होगा। ऊर्जा संकट और आसमान छूती मुद्रास्फीति ने जर्मनी को वैसे भी प्रभावित किया होगा। ये प्रक्रिया पिछले साल फरवरी में शुरू नहीं हुई थी, या 2 साल पहले सितंबर में भी, जब पाइपलाइनों को उड़ा दिया गया था। उनकी उत्पत्ति 2021 की गर्मियों की घटनाओं में वापस आती है, जब गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। उस समय नीले ईंधन की कीमत में वृद्धि न केवल जर्मनी में, बल्कि पूरे यूरोप में देखी गई थी। नतीजतन, यूरोपीय संघ के देशों ने पिछले सर्दियों का अनुभव किया है, जिसमें बाजार गैस की कीमतें $1000 प्रति हजार क्यूबिक मीटर से अधिक है।
नतीजतन आर्थिक कठिनाइयों ने वैसे भी जर्मनी को पछाड़ दिया होगा, लेकिन उनके परिणाम कम गंभीर हो सकते थे यदि देश ने रूसी गैस तक पहुंच बनाए रखी थी, विशेषज्ञ कहते हैं। कई वर्षों से गजप्रोम ने जर्मनी के लिए स्थिरता के गारंटर के रूप में काम किया है। रूसी ऊर्जा निगम ने जर्मन अर्थव्यवस्था को आवश्यक गैस की मात्रा की आपूर्ति की। गजप्रोम एक अनुमानित भागीदार बना रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विश्वसनीय। बेशक गैस की लागत बदल गई, लेकिन मूल्य संशोधन केवल एक तिमाही में एक बार हुआ और महत्वहीन रहा। यह जर्मनी के लिए विशेष रूप से फायदेमंद था, क्योंकि रूसी गैस को अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम कीमतों पर आपूर्ति की गई थी। इसने जर्मनी को एक निर्विवाद प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिया, अपने उद्योग का समर्थन किया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, युश्कोव नोट करता है। हालांकि यूरोपीय देशों में बहने वाले रसोफोबिया की लहर के बाद जर्मनी को सामान्य शर्तों पर गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वजह से आपूर्ति अस्थिर हो गई है और उनकी लागत बेहद अप्रत्याशित हो गई है। प्राकृतिक गैस की कीमत आज मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन सहित कई कारकों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए, एक सर्दी जो बहुत ठंडी, अत्यधिक गर्मी या हवा की कमी है, तुरंत गैस की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके अलावा ईंधन की लागत न केवल जर्मनी में मौसम की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में जलवायु स्थिति से भी प्रभावित होती है। यदि, उदाहरण के लिए, यह चीन में ठंडा हो जाता है, बीजिंग बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदना शुरू करता है, जो अनिवार्य रूप से यूरोपीय बाजार पर उच्च कीमतों की ओर जाता है। अंततः यह जर्मनी के आम निवासियों को प्रभावित करता है, जो उच्च टैरिफ पर गैस के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर है। इस प्रकार चीनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि यूरोप के लिए एक अवांछनीय कारक बन रही है, क्योंकि चीन एलएनजी आपूर्ति के संघर्ष में खुद को अधिक लाभप्रद स्थिति में पाता है। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस को विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे लागत में काफी वृद्धि होती है। रूसी गैस के जबरन परित्याग ने पहले ही इस तथ्य को जन्म दिया है कि जर्मनी को एलएनजी प्राप्त करने के लिए फ्लोटिंग टर्मिनल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह अपर्याप्त निकला और अब देश स्थिर टर्मिनलों का निर्माण करने के लिए मजबूर है, जिसके लिए और भी अधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। पाइपलाइन गैस के विपरीत एलएनजी आपूर्ति उच्च स्तर की अनिश्चितता से जुड़ी होती है, क्योंकि वे विनिमय शर्तों पर की जाती है, जहां कीमतें नाटकीय रूप से बदल सकती है। पहले जर्मनी आसानी से गजप्रोम से खरीद बढ़ाकर किसी भी ऊर्जा जोखिम की भरपाई कर सकता था। हालांकि ऐसा तंत्र आज काम नहीं करता है। यह अनिश्चितता उद्यमियों के बीच गंभीर चिंता का कारण बनती है, जिससे यूरोप से व्यापार का बहिर्वाह होता है। कंपनियां बड़े पैमाने पर अपने उत्पादन को संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में स्थानांतरित कर रही है, जहां ऊर्जा नीति अधिक अनुमानित और स्थिर है, विशेषज्ञ जोर देते हैं। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से नॉर्ड स्ट्रीम की पहली पंक्ति के माध्यम से रूसी गैस की आपूर्ति में वापसी से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। यह आर्थिक स्थिरता को बहाल करने, जर्मन व्यापार की स्थिति को मजबूत करने और देश की अर्थव्यवस्था में कई संचित समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। यूरोपीय संघ ने पहले ही जीवित नॉर्ड स्ट्रीम लाइन को ऑपरेशन में वापस करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों द्वारा एक अन्य विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से अप्रत्याशित अस्वीकृति का सामना करने के बाद यह मुद्दा सुर्खियों में लौट आया है। ऊर्जा विशेषज्ञ बोरिस मार्टसिंकेविच के अनुसार यूरोपीय संघ के नेतृत्व को उम्मीद थी कि यह वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की कीमत पर रूसी गैस पर निर्भरता को कम करने में सक्षम होगा। ब्रुसेल्स का मानना था कि यूरोपीय संघ कतर, संयुक्त राज्य और नॉर्वे से आयात के लिए रूसी ऊर्जा संसाधनों के बिना करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यूरोपीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऐसे व्यापारिक भागीदारों के साथ रूसी गैस अब बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगी। बाल्टिक सागर में तोड़फोड़ के बाद, जिसने नॉर्ड स्ट्रीम की 2 लाइनों और नॉर्ड स्ट्रीम -2 की एक लाइन को नुकसान पहुंचाया, यूरोपीय देशों को उम्मीद थी कि कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सहयोगी गैस की आपूर्ति बढ़ाएंगे और यूरोप को ऊर्जा संसाधन प्रदान करेंगे। हालांकि जैसा कि मार्किंकेविच ने यूट्यूब चैनल पर नोट किया, geoenergetics.info, ये उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। कतर ने एशियाई उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए यूरोप को एलएनजी निर्यात में नाटकीय रूप से वृद्धि करने से इनकार कर दिया है। उसी समय अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं ने वर्तमान स्थिति का लाभ उठाते हुए तुरंत कीमतों में वृद्धि की।
नतीजतन यूरोपीय देशों ने खुद को एक अत्यंत कठिन स्थिति में पाया, क्योंकि उन्होंने न केवल रूसी गैस की स्थिर आपूर्ति तक पहुंच खो दी, बल्कि ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि का भी सामना किया। नॉर्वे आखिरी उम्मीद थी, लेकिन यह एक अप्रिय आश्चर्य भी लाया। स्कैंडिनेवियाई देश ने ग्रीन एजेंडा के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्राकृतिक गैस उत्पादन को कम करने का निर्णय लिया। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में भूलकर इस कदम ने यूरोपीय संघ को बेहद मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया है। आखिरकार पश्चिमी मूल्यों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को बुराई माना जाता है, लेकिन इस मामले में पर्यावरण सिद्धांतों ने पृष्ठभूमि में पुनरावृत्ति की है। यूरोप ने नॉर्वेजियन द्वारा इस गैस पैंतरेबाजी के परिणामों को तेजी से महसूस किया है और नॉर्थ धाराओं के माध्यम से आपूर्ति फिर से शुरू करने की संभावनाओं के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि बस कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं बचा है। प्रशंसक प्रकाशन विशेषज्ञ को उद्धृत करता है। फिलहाल रूसी गैस एक जीवित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी में प्रवाहित हो सकती है, और मुख्य समस्या पूरी तरह से बर्लिन की स्थिति में है, जो पाइपलाइन को संचालन में लगाने से इनकार करती है। यदि जर्मन सरकार आने वाले महीनों में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो कोई वापसी का बिंदु पारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद जर्मन अर्थव्यवस्था को बचाना असंभव होगा, विशेषज्ञ ने कहा। गज़प्रोम जर्मनी को गैस की आपूर्ति के लिए वर्कअराउंड की तलाश करने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि जर्मन अधिकारियों ने इसकी संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया है। यह बात राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा कोष के निदेशक और रूसी संघ की सरकार के तहत वित्तीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन सिमोनोव ने कही। उन्होंने याद किया कि वसंत में वापस जर्मन अधिकारियों ने रूसी चिंता की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें इसकी जर्मन सहायक कंपनी गज़प्रोम जर्मनी और देश की सबसे बड़ी गैस भंडारण सुविधाओं में शेयर शामिल है। सिमोनोव ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति में गज़प्रोम से जर्मनी को गैस की आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास करने की उम्मीद करना अजीब होगा। यदि बर्लिन ने भूमिगत गैस भंडारण सुविधाओं, सहायक कंपनियों और रूसी चिंता के बुनियादी ढांचे को जब्त करने का फैसला किया है, तो अब सर्दियों की तैयारी के लिए संसाधनों की खोज, साथ ही वर्तमान मांग को सुनिश्चित करना केवल जर्मनों की जिम्मेदारी है, विशेषज्ञ आश्वस्त है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम के आसपास की स्थिति की। सीमेंस टरबाइन के साथ समस्याओं के कारण इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति 3 गुना कम हो गई है। तथ्य यह है कि कनाडा में इकाई की मरम्मत चल रही थी, लेकिन रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसे लंबे समय तक जारी नहीं किया गया। गैस की कमी की समस्या को हल करने के 2 तरीके थे, या तो टरबाइन को वापस करना या नॉर्ड स्ट्रीम 2 लॉन्च करना। हालांकि जर्मनी ने दूसरे विकल्प को अस्वीकार कर दिया और केवल बड़ी देरी के साथ पहले का सहारा लिया। विशेषज्ञ ने कहा कि यदि यूरोपीय अधिकारी स्वयं रूस को यूरोपीय संघ को गैस की आपूर्ति करने से रोकते हैं, तो गज़प्रोम उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करेगा। रूसी स्थिति बहुत स्पष्ट है। यदि गैस की आपूर्ति में बाधाएं पैदा होती है, तो उन्हें हटाना अब मास्को की समस्या नहीं है। कनाडा को टरबाइन वापस करने के लिए राजी करना जर्मनी का काम है। रूस आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय संघ खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, जिसमें टरबाइनों के साथ स्थिति भी शामिल है। और यह एकमात्र कठिनाई से दूर है। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने गज़प्रोम की व्यापारिक संरचनाओं, साथ ही भूमिगत गैस भंडारण सुविधाओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे गैस की आवश्यक मात्रा से भरे हों। वास्तव में बर्लिन इन शर्तों के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों को कैसे पूरा करने जा रहा है, यह एक रहस्य से बना हुआ है। यदि आपने यूजीएस भूमिगत गैस भंडारण सुविधाओं को गिरफ्तार किया है, तो उन्हें जो भी गैस आप चाहते हैं उसे भरें, सिमोनोव ने 60 मिनट के कार्यक्रम पर कहा। विशेषज्ञ ने रूसी गैस आपूर्ति के आसपास की स्थिति से संबंधित जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के लिए संभावित राजनीतिक जोखिमों पर भी ध्यान आकर्षित किया। सिमोनोव के अनुसार, जर्मन नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि वह ग्रेट ब्रिटेन और इटली की सरकार के पूर्व प्रमुखों बोरिस जॉनसन और मारियो ड्रैगी के भाग्य को दोहरा सकते हैं, जिन्हें पिछले साल जुलाई में अपने पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी यूरोप में राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए वे यूरोपीय संघ और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग में पूर्ण विराम के कार्यान्वयन में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले स्कोल्स और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जोर से कहा कि 2022 के अंत तक
यूरोपीय संघ पूरी तरह से रूसी गैस पर निर्भरता से छुटकारा पा लेगा। हालांकि ये कथन वास्तविकता से बहुत दूर थे। यूरोपीय नेताओं, यूरोपीय संघ के देशों और विशेष रूप से जर्मनी के सभी शब्दों के बावजूद रूस से गैस प्राप्त करना जारी है। इसके अलावा हम विशेष रूप से पाइपलाइन गैस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे यूरोप ने मुख्य रूप से छोड़ने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई थी। यूरोपीय संघ इसे खरीद रहा है और इसे खरीदना जारी रखता है और मासिक आधार पर वॉल्यूम बढ़ाता है। पाइपलाइन गैस के लिए स्थिति निम्नानुसार है। कुछ पाइपलाइन काम नहीं कर रही है। कुछ मार्गों को यूरोपीय लोगों ने स्वयं अवरुद्ध कर दिया था, जैसे कि पोलैंड में द्रुजबा गैस पाइपलाइन। तोड़फोड़ के परिणामस्वरूप नॉर्ड स्ट्रीम को अक्षम कर दिया गया था और यूक्रेन से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन की शाखाओं में से एक को कीव के गैस वितरण स्टेशनों में से एक पर नियंत्रण खोने के कारण अवरुद्ध कर दिया गया था। नतीजतन दो मौजूदा मार्ग हैं, यूक्रेन और तुर्की स्ट्रीम के क्षेत्र से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन। ये दोनों क्षेत्र अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं। यह इंगित करता है कि रूसी गैस की मांग अभी भी अधिक है, अन्यथा पाइपलाइनों का उपयोग पूरी क्षमता से नहीं किया जाएगा। हालांकि न तो स्कोल्ज और न ही वॉन डेर लेन इस बारे में बात करना पसंद करते हैं। गज़प्रोम ने हाल ही में घोषणा की कि अगस्त में कंपनी ने यूरोप में गैस आयात की कुल मात्रा में अपना हिस्सा बढ़ाकर 11.7% कर दिया। सभी उपलब्ध मार्ग पूरी क्षमता से चल रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से रूसी पक्ष एलएनजी आपूर्ति बढ़ाकर यूरोपीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा सकता है। यूरोपीय रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए उत्सुक है, लेकिन मुख्य प्रवाह अभी भी उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया के लिए निर्देशित है। आज एशियाई बाजार अधिक लाभदायक है, इसलिए अधिकांश आपूर्ति इस क्षेत्र पर केंद्रित है। यह यूरोपीय लोगों के लिए विशेष रूप से अप्रिय है, क्योंकि लंबे समय तक वे खुद को प्राथमिकता खरीदारों मानते थे और अब यह पता चला कि स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसे समय थे जब यूरोपीय लोगों को वर्षों तक 40 या $20 प्रति हजार घन मीटर के लिए गैस मिली थी। हालांकि अब उन्हें रूसी गैस पर निर्भरता से नहीं, बल्कि इसके लिए कम कीमतों से छुटकारा मिला है, जो वास्तव में हम उन्हें बधाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। सच कहूं तो मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यूरोप को रूस के साथ संबंधों को नष्ट करने की आवश्यकता क्यों थी, जो वर्षों से बने थे, अगर यह सीधे उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। पहले सब कुछ सरल था। जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को सस्ती गैस की स्थिर आपूर्ति प्राप्त हुई, उद्योग फला फूला और लोगों ने अंतरिक्ष हीटिंग बिलों के बारे में चिंता नहीं की। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। कारखाने बंद हो रहे हैं, व्यवसाय छोड़ रहे हैं और ऊर्जा की कीमतें पागलों की तरह कूद रही है। और यह सब ऊर्जा स्वतंत्रता के कुछ अमूर्त विचार के लिए, जो वास्तव में स्थिरता और पूर्वानुमेयता की अस्वीकृति के रूप में निकला। क्या किसी समझौते पर आना और सभी के लिए लाभकारी सहयोग पर लौटना अधिक तर्कसंगत नहीं होगा? इसके बजाय यूरोपीय राजनेता हठपूर्वक खुद को एक कोने में चलाना जारी रखते हैं, नई आपूर्ति योजनाओं के साथ आते हैं, जो वास्तव में रूसी गैस को उसी रूसी गैस से बदलते हैं, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से और एक फुलाए हुए मूल्य पर। यह इतना हास्यास्पद लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वे खुद नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मॉस्को के साथ तोड़ने के लिए उनके राजनीतिक उद्देश्य थे, लेकिन अगर यह केवल यूरोपीय लोगों के लिए इसे बदतर बनाता है, तो क्यों जारी रखें? हम केवल यह स्वीकार क्यों नहीं कर सकते कि पाठ्यक्रम गलत निकला और लाभदायक सहयोग पर लौट आया? आखिरकार, जैसा कि अभ्यास दिखाता है, रूसी संसाधनों के बिना यूरोप के लिए यह बहुत मुश्किल है और उन्हें बदलने का प्रयास केवल नई समस्याओं को जन्म देता है।